नमस्कार मित्रों, आप सभी का अनुज हिंदी यूनिवर्स चैनल पर हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। और मैं आप लोगों से इतना प्रसन्न हूँ कि आप लोग निरंतर इस चैनल के प्रति जो स्नेह बनाए हुए हैं, इसके लिए मैं आप लोगों को दिल से आपको मैं धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। और आप सभी यूं ही ये प्रेम, ये स्नेह हमारे प्रति आप बनाए रखें। आपसे यही अभिलाषा है, यही इच्छा है। अब मैं आपके लिए जो एक महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी लेकर के आया हुआ हूँ, ये प्रश्नोत्तरी चाहे टीईटी का हो या सुपर टीईटी का हो या किसी भी राज्य में जो टेट की परीक्षाएं आयोजित हो रही हैं, उसके लिए ये वीडियो बहुत ही लाभदायक है। इसके साथ साथ जो हमारे हाई स्कूल और इंटर के जो विद्यार्थी हैं, जो भविष्य में उनकी बोर्ड परीक्षा जो फरवरी में संपन्न होगी, उसके लिए भी ये वीडियो बहुत ही लाभकारी सिद्ध होगा मित्रों। तो मैं आप लोगों से यही चाहता हूँ कि इस वीडियो को एक एक प्रश्न को आप शुरू से लेकर अंत तक बहुत ही गहराई से अध्ययन करेंगे और इससे संबंधित भाग 1, भाग 2, भाग 3 मैंने वीडियो बना करके इस चैनल पर अपलोड कर दिया है। आप सभी भाग को ढंग से पढ़ करके और उसका अध्ययन करें और एक एक प्रश्न को बहुत ही ध्यान से सुनेंगे, क्योंकि एक एक प्रश्न में मेरे कई प्रश्न छुपे हैं बेटा। इसलिए एक एक प्रश्न को आप लोग बहुत ध्यान से सुनेंगे। और मैं ज़्यादा आपका समय न लेते हुए मैं अपने टॉपिक पर आता हूँ। सबसे पहला प्रश्न आप लोग देख रहे होंगे स्क्रीन पर। यहाँ पर पहला प्रश्न ये है कि छायावाद युग की कृति कौन सी है, ये पूछ रहा है। यानी आपसे प्रश्न पूछ रहा है कि छायावाद युग की कृति पूछ रहा है। तो ये छायावाद युग की कृति को समझने के लिए हमें एक एक प्रश्न को समझना होगा। जैसे इसमें लिखा हुआ है नंबर 1 साकेत, दूसरा है कामायनी, तीसरा है प्रियप्रवास और चौथा है रामचंद्रिका। पूछ क्या रहा है कि हमें छायावाद युग की कृति बतानी है। तो हम यहाँ पर एक्सप्लेन कर रहे हैं इस चीज़ का, और इस चीज़ को आप लोग ढंग से देखेंगे। जैसे कि बात साकेत की आई है, तो साकेत बता दो मित्रों कि साकेत छायावाद युग से संबंध नहीं रखता। साकेत का जो संबंध है वो किस युग से है? ये द्विवेदी युग से संबंध रखता है। द्विवेदी युग से इसका संबंध है। और साकेत की बात अगर करें तो इसके जो रचनाकार हैं वो मैथिली शरण गुप्त जी हैं। मैथिली शरण गुप्त जी हैं। साथ साथ इसके अगर हम सर्ग की बात करें तो इसमें कुल 12 सर्ग हैं। और अगर इसकी हम भाषा की बात करें तो ये किस भाषा में रचित है मित्रों? तो ये खड़ी बोली में रचित है। इसके साथ साथ अगर हम बात करें विधा की, तो ये कौन सी विधा है? तो ये एक महाकाव्य है। क्या है? एक महाकाव्य है। और अगर हम बात करें किस युग से इसका संबंध है, तो इसका संबंध द्विवेदी युग से है। और द्विवेदी युग आता है मित्रों किस काल में? आधुनिक काल में आता है। आधुनिक काल का ही ये भाग है जिसको क्या नाम है, गद्यकाल भी कहा जाता है आधुनिक काल को। और आधुनिक काल के अंतर्गत ही द्विवेदी युग आता है। तो इसमें कई प्रश्न बना। जैसे साकेत, ये पूछा जाएगा कि किस युग से संबंध रखता है, तो ये द्विवेदी युग से संबंध रखता है। इसके रचनाकार कौन है? तो मैथिली शरण गुप्त जी हैं। इसमें कुल कितने सर्ग हैं? तो 12 सर्ग हैं। किस भाषा में रचित है? तो ये खड़ी बोली में रचित है। कौन सी विधा है? तो ये एक महाकाव्य है। और किस युग से संबंध रखता है? तो द्विवेदी युग से संबंध रखता है। और साथ साथ इसमें एक प्रश्न और भी बन सकता है कि इसमें किसके विरह का वर्णन किया गया है? तो उर्मिला के इसमें विरह का वर्णन किया गया है। तो इस चीज़ को ध्यान रखेंगे। उर्मिला के विरह वर्णन, उर्मिला का जो है, उर्मिला के विरह वर्णन का, विरह वर्णन, उर्मिला के विरह वर्णन,
इसमें उर्मिला का विरह वर्णन किया गया है और ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। अब आपको समझ में आ गया होगा। कभी कभी इसका रचना काल भी पूछ लेता है, तो मैं बता दूं कि साकेत की जो रचना हुई थी वो 1931 ईस्वी में मैथिली शरणगुप्त ने खड़ी बोली में की थी। तो यहाँ पूछ क्या रहा है कि कौन सी रचना छायावाद युग की है, तो ये तो छायावाद युग से संबंध तो है नहीं, इसलिए इसको हम हटा देंगे। दूसरी रचना है कामायनी। अब कामायनी के बारे में हम समझेंगे थोड़ा सा कि कामायनी जो है किस युग की रचना है। तो कामायनी मित्रों मैं बता दूं कि जो कामायनी है ये छायावाद युग की रचना है और यही प्रश्न पूछ रहा है कि किस युग से संबंध रखता है, तो इसका उत्तर क्या मिला आपका, कामायनी मिल गया। अब कामायनी में बात करें तो कामायनी भी एक महाकाव्य है। कामायनी क्या है, एक महाकाव्य है। अगर हम इसमें सर्ग की बात करें तो इसमें सर्ग कितने हैं, इसमें टोटल 15 सर्ग हैं, ठीक है। और जो 15 सर्ग हैं वो आपको क्रम से याद होने चाहिए। जैसे इसमें आता है आपका चिंता आता है, आशा आता है, फिर इसमें श्रद्धा, फिर इसमें काम, वासना, चिंता, आशा, श्रद्धा, काम, वासना, फिर इसमें आपका आता है लज्जा, चिंता, आशा, श्रद्धा, काम, वासना, लज्जा, फिर इसमें कर्म, फिर ईर्ष्या, फिर ईड़ा, फिर स्वप्न, फिर संघर्ष, फिर निर्वेद, आपका निर्वेद आता है, फिर इसमें दर्शन भी आता है और रहस्य भी आता है इसमें, और आनंद आता है। जरा हम चेक कर लें कि इसमें सारे सर्ग है या नहीं है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, इसमें कुल 15 सर्ग हो गए मित्रों। अब इसमें हम नंबरिंग कर लेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 और 15। ये मित्रों सर्ग को जानना अति आवश्यक है, क्योंकि अगर सर्ग आपको जानकारी नहीं होगी, कभी कभी ये पूछ लेता है कि कामायनी का पहला सर्ग कौन सा है, कामायनी का अंतिम सर्ग कौन सा है, ये आपको जानकारी होनी चाहिए। कभी कभी इसका क्रम दे देता है व्यवस्थित करने के लिए। कभी पूछता है कि कामायनी का पहला सर्ग कौन सा है, फिर पूछता है कामायनी का अंतिम सर्ग कौन सा है, या ये पूछ सकता है कि कामायनी का 5वां सर्ग कौन सा है। तो इसमें सर्ग भी दे देता है और कभी कभी इसी को क्रम में व्यवस्थित करने के लिए भी दे देता है। इसलिए मित्रों इसकी जानकारी होनी चाहिए। और मैं बता दूं कि जो कामायनी है ये एक खड़ी बोली की रचना है। क्या है, खड़ी बोली की रचना है। और पहले ही हमने बता दिया कि ये एक महाकाव्य विधा से रचना संबंधित है। तो कामायनी छायावाद युग की है, इसलिए आपका ये उत्तर सही हो गया। दूसरी रचना है आपका प्रियप्रवास। तो प्रियप्रवास तो आप सभी को पता है कि प्रियप्रवास एक हरिऔध जी की रचना है और हरिऔध जी का जो संबंध था वो द्विवेदी युग से था। तो मैं यहाँ पर लिख दूँ प्रियप्रवास। क्या है, प्रियप्रवास। तो प्रियप्रवास के रचनाकार कौन है, इनके रचनाकार हैं हरिऔध जी। ये आपको बता दूं मैं, हरिऔध जी इसके रचनाकार हैं। और इसके साथ साथ प्रियप्रवास भी खड़ी बोली की रचना है। प्रियप्रवास भी क्या है बेटा, खड़ी बोली की रचना है। और खड़ी बोली की रचना के होने के साथ साथ और ये भी एक क्या है, ये भी एक महाकाव्य है। क्या है, एक महाकाव्य है। अगर इसमें सर्ग की बात करें तो इसमें 17 सर्ग है प्रियप्रवास महाकाव्य में, इसमें कुल 17 सर्ग है। तो ये भी प्रश्न पूछा जाता है। कभी कभी ये भी पूछ लेता है कि प्रियप्रवास का पूर्व नाम क्या था। तो प्रियप्रवास का जो पूर्व नाम था वो ब्रजांगना विलाप था। तो मैं यहाँ पर नाम लिख दे रहा हूँ पूर्व नाम। और पूर्व नाम क्या है, ब्रजांगना विलाप। ये इनका जो पूर्व नाम है प्रियप्रवास का। तो कभी कभी पूछ लिया जाए कि प्रियप्रवास का पूर्व नाम क्या है, तो प्रियप्रवास का पूर्व नाम ब्रजांगना विलाप है। और इसके साथ साथ इसमें सर्ग पूछा जाएगा तो हम 17 बताएंगे, और इसके रचनाकार पूछा जाए तो हरिऔध बताएंगे। और ये भी जो रचना है ये द्विवेदी युग से संबंध रखता है। ये भी इसका संबंध किस युग से है, द्विवेदी युग से। पूछा तो छाया युग का गया है, इसलिए ये भी उत्तर इसका सही नहीं होगा। उसके बाद से बात आती है रामचंद्रिका की। किसकी बात आती है, रामचंद्रिका की। तो हम रामचंद्रिका की बात करेंगे। हम यहाँ पर लिख लें रामचंद्रिका। अब रामचंद्रिका की बात आ रही है तो रामचंद्रिका के जो रचनाकार हैं ये केशव दास जी हैं।
कौन है इसके रचनाकार? केशवदास जी। और केशवदास जी का जो संबंध है वो किस काल से है? केशवदास जी का संबंध रीति काल से है। कभी कभी ये भी प्रश्न आ जाता है कि केशवदास किस काल से संबंध रखते हैं, तो केशवदास रीति काल से संबंध रखते हैं। और इसके साथ साथ ये प्रश्न बन जाता है कि कठिन काव्य का प्रेत किसे कहा जाता है, तो कठिन काव्य का प्रेत भी इन्हीं को कहा जाता है। कठिन काव्य का प्रेत, तो कठिन काव्य का प्रेत कौन है? तो कठिन काव्य का प्रेत केशवदास जी को कहा जाता है। और इनकी कई ऐसी रचनाएं हैं, जैसे आप सभी को सामने दिख रहा है रामचंद्रिका। रामचंद्रिका को ही छंदों का अजायब घर कहा जाता है। तो कभी कभी ये भी प्रश्न बन जाता है कि छंदों का अजायब घर किस कृति को कहा जाता है, तो छंदों का अजायब घर रामचंद्रिका को कहा जाता है, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है। ठीक है, इस चीज़ को आप लोग ध्यान रखेंगे। तो छंदों का अजायब घर कौन है? रामचंद्रिका। इनकी और भी रचनाएं हैं, जैसे हम बात कर लें यहाँ पर कवि प्रिया। क्या है? कवि प्रिया। एक क्या है? रसिक प्रिया। क्या है? रसिक प्रिया। ठीक है, इसके अलावा इन्हीं की एक रचना है छंदमाला। क्या है? छंदमाला। अब ये तीन रचनाएं इनकी अति फेमस हैं। जैसे कि रामचंद्रिका फेमस है ना, उसी तरीके से ये भी है। अब कवि प्रिया किसकी रचना है? तो ये केशवदास की रचना है। और इसमें किसका वर्णन किया गया है? तो इसमें अलंकारों का वर्णन किया गया है। अगर प्रश्न अगर ये आ जाए कि अलंकारों का जो वर्णन है वो केशवदास की किस कृति में किया गया है, तो कवि प्रिया में किया गया है। जब ये प्रश्न अगर आ जाए कि रसिक प्रिया में किसका वर्णन किया गया है, तो रसिक प्रिया में मित्रों रसों का वर्णन किया गया है। अगर ये प्रश्न अगर आ जाता है कि केशवदास की किस कृति में रसों का वर्णन किया गया है, तो वो रसिक प्रिया में किया गया है। उसके बाद से छंदमाला में किसका वर्णन किया गया है, तो इसमें छंदों का वर्णन किया गया है। ये अति महत्वपूर्ण प्रश्न है, इस चीज़ को नोट कर लेंगे। तो अब यहाँ पर रामचंद्रिका, अब केशवदास जी का संबंध रीतिकाल से है। पूछा क्या गया है? छायावादी युग की कौन सी कृति है, इसलिए इसका भी उत्तर सही नहीं होगा। तो इसमें जो मुख्य बिंदु है वो हमने बता दिया कि रामचंद्रिका रचनाकार केशवदास जी हैं, और केशवदास जी का संबंध रीतिकाल से है, और केशवदास को ही कठिन काव्य का प्रेत कहा जाता है, और रामचंद्रिका को ही छंदों का अजायब घर कहा जाता है। और केशवदास की जो अन्य रचनाएं हैं, जैसे कवि प्रिया है, रसिक प्रिया है और छंदमाला है, तो कवि प्रिया में अलंकारों का वर्णन है, रसिक प्रिया में रसों का वर्णन है, छंदमाला में छंदों का वर्णन है। तो मित्रों, पहला प्रश्न आपका मैंने एक्सप्लेन कर दिया है, और जो हम एक्सप्लेनेशन कर रहे हैं ना, इसको आप लोग अपनी उत्तर पुस्तिका में अवश्य नोट करेंगे, क्योंकि उत्तर पुस्तिका में अगर आपने नोट नहीं किया तो ये फिर इसका कोई मतलब नहीं है पढ़ने का। तो इसको बार बार आप देख लेंगे तो आपको याद हो जाएगा। तो पहला प्रश्न हमारा क्या हो गया? क्लियर हो गया। दूसरे प्रश्न की बात करते हैं। बहादुर कहानी के लेखक का नाम पूछ रहा है कि बहादुर कहानी के लेखक कौन है। तो जरा मैं बता दूं कि ये जो बहादुर कहानी है ये बहुत इंपॉर्टेंट कहानी है। इंटरमीडिएट की जो परीक्षा भविष्य में आगामी फरवरी में होने वाली है, उसमें बहादुर कहानी और पंचलाइट कहानी पढ़कर अवश्य जाइएगा, बोर्ड परीक्षा में आपको मिलेगा। एक एक प्रश्न मैं आपको प्रश्नोत्तरी के माध्यम से या महत्वपूर्ण क्लास या लाइव क्लास ले करके मैं आपको 3 महीने में बोर्ड परीक्षा की तैयारी बहुत विधिवत करा दूंगा, जिससे आप लोग परेशान परीक्षा में ना हो, और इसके लिए आप ज़्यादा टेंशनाइज भी ना हो। जितने इंपॉर्टेंट प्रश्न है वही मैं बताता हूँ, वही परीक्षा में आता है। ठीक है, तो यहाँ पर प्रश्न पूछ रहा है बहादुर कहानी के लेखक का नाम। तो सबसे पहले इसमें ऑप्शन रेणु का दिया हुआ है, और रेणु आप सभी को पता है, कभी कभी ये भी पूछ लिया जाता है कि रेणु का पूरा नाम क्या है। तो रेणु का पूरा नाम है फणीश्वर नाथ रेणु। फणीश्वर नाथ रेणु, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कवि हैं, और इन्हीं की एक कहानी है, कौन सी? पंचलाइट। कौन सी कहानी है? पंचलाइट। इसको आप पढ़ करके जाएंगे। एक तो पंचलाइट कहानी और दूसरी बहादुर कहानी, ये 2 कहानियाँ ऐसी हैं जिनका सारांश आपको पढ़कर जाना ही है। ठीक है, तो ये परीक्षा में आएगा भी। तो पंचलाइट कहानी वो किसकी है? रेणु जी की है। अब रेणु जी के बारे में भी प्रश्न पूछ लेता है कि इनका जन्म कहाँ हुआ था। तो इनका जन्म जो हुआ था वो पूर्णिया जिले में हुआ था। ठीक है, और पूर्णिया जिले के औराही हिंगना नामक ग्राम में। कहाँ हुआ था? औराही हिंगना
औराही हिंगना, ये जरूर याद कर लेंगे, ठीक है, पूछा हो जाता है, ठीक। तो ये सब चीज़ें आपको याद होनी चाहिए। तो इसमें बहादुर जी की कहानी क्या ना, बहादुर कहानी के लेखक रेणु पूछ रहा है, तो रेणु तो इसमें ऑप्शन में सही नहीं है, क्योंकि इनकी जो कहानी लगी हुई है वो कौन सी कहानी लगी है, पंचलाइट। और इन्हीं की एक कहानी संग्रह है मित्रों, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पूछा जाता है, ठुमरी। ठुमरी, और ठुमरी जानते क्या है, ठुमरी एक कहानी संग्रह है। ठुमरी क्या है, एक कहानी संग्रह है। इसी ठुमरी कहानी संग्रह में ही पंचलाइट को सम्मिलित किया गया है, याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट कहानी है ये। इसमें 8 पंचायतें हैं इसमें कुल, तो ये ध्यान रखेंगे। तो ठुमरी कहानी संग्रह में ही आपकी पंचलाइट कहानी सम्मिलित है, इसलिए बहादुर कहानी के लेखक तो रेणु जी तो है नहीं। दूसरे कवि का नाम दिया हुआ है, इस कहानीकार का नाम दिया हुआ है क्या, प्रेमचंद। क्या दिया हुआ है, प्रेमचंद। तो मित्रों जरा मैं प्रेमचंद के बारे में अध्ययन करूँगा। इनका जो जन्म हुआ था वो 1880 ईस्वी में हुआ था, मृत्यु 1936 ईस्वी में हुई थी। कभी कभी जन्म सन के बारे में पूछ लेते हैं कि इनका जन्म कब हुआ था, और जन्म स्थान कभी कभी पूछ लेता है, तो इनका जन्म स्थान कौन सा है, वो लमही ग्राम है, लमही नामक ग्राम में इनका जन्म हुआ था, ये पूछ लिया जाता है कभी कभी। इसके अलावा इनको क्या नाम है, उर्दू में किस नाम से जाना जाता था, तो इनका जो उर्दू नाम था वो नवाब राय था। उर्दू नाम क्या था इनका, नवाब राय के नाम से ये लिखते थे। ये भी बहुत ज़्यादातर पूछा जाता है कि नवाब राय के नाम से किसे जाना जाता है, तो मुंशी प्रेमचंद जी को जाना जाता है, ठीक है। और इनकी जो महत्वपूर्ण कहानी है मुंशी प्रेमचंद जी की, जैसे आप लोगों ने नमक का दरोगा पढ़ा होगा, और इसके अलावा आप लोगों ने बलिदान कहानी पढ़ी होगी, ये इनकी कहानी बहुत चर्चित है। नंबर 1 बलिदान कहानी तो बहुत फेमस है, और एक इनकी कहानी कौन सी है, नमक का दरोगा, नमक का दरोगा, ये भी पूछा जाता है आपका। और इनकी एक कहानी है कौन सी, कफन, बहुत पूछी जाती है कहानी कि कफन के रचनाकार कौन है, तो कफन के रचनाकार कौन है, मुंशी प्रेमचंद जी कफन के रचनाकार हैं। और इनको नाम उर्दू में नवाब राय के नाम से जाना जाता है। और मुंशी प्रेमचंद जी को प्रेमचंद जी का नाम किसने दिया था, तो आप लोगों ने दया नारायण निगम का नाम सुना होगा, दया नारायण निगम, दया नारायण निगम, ये उर्दू के लेखक रहे हैं। इन्होंने दया नारायण निगम ने ही नवाब राय को प्रेमचंद का नाम दिया था, तभी से ये प्रेमचंद के नाम से जाने जाते हैं। और इनकी एक बहुत महत्वपूर्ण कृति थी सोजे वतन, जो अंग्रेजों के द्वारा जब्त कर लिया गया था, जिनका रचनाकाल है 1907। ये पूछ लिया जाता है कि मुंशी प्रेमचंद जी की कौन सी कृति अंग्रेजों द्वारा जब्त कर लिया गया था, तो वो है आपका सोजे वतन। तो इसमें प्रेमचंद तो बिल्कुल है ही नहीं, ठीक है। उसके बाद से तीसरा ऑप्शन क्या बचा, क्या नाम है, जैनेन्द्र कुमार। जैनेन्द्र कुमार के बारे में हम जानेंगे मित्रों। जैनेन्द्र कुमार बहुत ही इम्पोर्टेंट कवि हैं, ठीक है। ये एक मनोविश्लेषणवादी कहानीकार भी, उपन्यासकार, बहुत ज़्यादा फेमस है। मनोविश्लेषणवादी कहानीकार का नाम बताइए, तो ये मनोविश्लेषणवादी, इनका जन्म कभी कभी पूछ लिया जाता है कि कब हुआ था, तो 1905 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था। और कहाँ हुआ था, तो इनका जन्म कौड़ियागंज में हुआ था। स्थान जरूर याद रखेंगे, बहुत ज़्यादातर पूछा जाता है। और इनके बचपन का नाम पूछा जाता है, तो इनके बचपन का नाम है क्या, आनंदी लाल। इनके बचपन का नाम क्या है, आनंदी लाल। इसको आप लोग जरूर पढ़ करके जाएंगे। इसके अलावा इनकी एक कहानी आप लोगों ने पढ़ी होगी, कौन सी, ध्रुव यात्रा, जो आपके पाठ्यक्रम में भी लगी हुई है, ठीक है। लेकिन इस कहानी को आपको पढ़कर नहीं जाना है, आपको केवल पंचलाइट और बहादुर को पढ़ करके जाना है। ध्रुव यात्रा कहानी इनकी है किसकी, जैनेन्द्र कुमार जी की। और इनके अलावा इन्होंने एक उपन्यास बहुत सारे लिखे हैं। उपन्यास कौन कौन सा है, एक है उपन्यास परख, फिर क्या है, सुनीता है, फिर क्या है, त्यागपत्र है, फिर क्या, कल्याणी है, फिर विवर्त है, विवर्त, सुखदा, फिर मुक्तिबोध। ये इनके बहुत चर्चित उपन्यास हैं, इसको आपको पढ़ करके ही जाना है। जैसे कि मुक्तिबोध इनका बहुत चर्चित उपन्यास, परख, सुनीता और त्यागपत्र और मुक्तिबोध और विवर्त, इनको जो मैंने तारांकित कर दिया है, इसको आप पढ़ करके ज़रूर जाएंगे, क्योंकि ये पूछ लिया जाता है। और ये है कौन सी विधा, तो ये सब उपन्यास हैं। क्या है,
उपन्यास। तो उपन्यास विधा से संबंधित है और इनकी एक कहानी कौन सी है, ध्रुव यात्रा। तो इसमें बहादुर कहानी के लेखक जैनेंद्र कुमार तो है नहीं, यानी 3 ऑप्शन सही हो गया, गलत हो गया। तो इसमें उत्तर क्या मिला आपको, इसमें उत्तर आपको मिल गया बहादुर कहानी के लेखक कौन है, अमरकांत। बहुत इंपॉर्टेंट कहानी है और ये पढ़ करके भी आप लोग जाएंगे। उसके बाद से हम तीसरे प्रश्न की ओर चलते हैं। कौन से प्रश्न की ओर चलते हैं, तीसरे प्रश्न की ओर। प्रश्न क्या कह रहा है, प्रश्न कह रहा है कि बिहारी की रचनाओं का छंद कौन सा है। तो थोड़ा सा बिहारी की रचनाओं का छंद पूछ रहा है। तो ऑप्शन में दिया क्या है, नंबर 1 सवैया दिया है, चौपाई दिया हुआ है, दोहा दिया हुआ है और कुंडलियाँ दिया हुआ है। अब इसमें कौन कौन सा छंद है, तो इसको जानने से पहले हम पहले बिहारी को जानेंगे कि बिहारी कौन है। तो बिहारी का नाम अगर आपने लिखा है तो मैं बता दूं कि बिहारी एक रीतकालीन कवि हैं। किस काल के कवि हैं, रीतकालीन कवि हैं। ये प्रश्न बहुत पूछा जाता है मित्रों कि बिहारी का संबंध किस काल से है, तो बिहारी का संबंध रीतकाल से है। इसके अलावा इन्होंने क्या किया था, गागर में सागर भी भरा था। तो ये प्रश्न आता है, गागर में सागर भरने वाले कवि, तो गागर में सागर भरने वाले कवि यही हैं। ठीक है, इसको नोट कर लेंगे आप अपनी उत्तर पुस्तिका में। गागर में सागर भरने वाले कवि का नाम बताइए, तो उत्तर क्या हो जाएगा, बिहारी लाल। और ये किसके दरबार में रहते थे, तो बिहारी जी राजा जय सिंह के दरबार में रहते थे। कभी कभी ये भी प्रश्न आ जाता है कि बिहारी का जो संबंध है वो किस दरबार से था, तो राजा जय सिंह के ये दरबारी कवि थे, राजा जय सिंह के दरबारी कवि। और इनकी एकमात्र रचना कौन सी है, बिहारी सतसई। कौन सी है, बिहारी सतसई। बहुत इंपॉर्टेंट रचना है, जिसमें कुल कितने दोहे हैं, इसमें दोहों की संख्या पूछ लेता है। तो दोहों की संख्या 719 दोहे हैं। लेकिन परीक्षा में आपको ऑप्शन में अगर 700 दिखाई देता है तो आप 700 को भी टिक कर सकते हैं। अगर बी ऑप्शन में 713 भी दिखाई देता है, मतलब दिखाई एक ही देगा, चाहे 700 दिखाई दे या 713 दिखाई दे। और अगर सी ऑप्शन दे करके अगर 719 दिया है तो आप इसको टिक कर देंगे। अगर 700, 713 और 719 तीनों दिया है तो आप 719 को टिक करेंगे। इसके अलावा अगर केवल 700 दिया है और इसकी जगह पर कोई संख्या है तो केवल 700 लगाएंगे, और अगर 713 दिया हुआ है तो हम फिर 713 लगा देंगे, और 719 दिया हुआ है तो 719 लगा देंगे। लेकिन ये जो मतलब बिहारी सतसई है, इसमें कुल 719 दोहे हैं। इसको आपको याद रखना है, जो परीक्षा के लिए इम्पोर्टेंट है। पूछा क्या गया है कि कौन सा छंद में ये रचना इसकी की गई है, तो बिहारी सतसई में जो रचना है वो दोहा छंद में किया गया है। किस छंद में किया गया है, दोहा छंद में इसकी रचना की गई है। तो इस चीज़ को आप ध्यान रखेंगे। सवैया लिखा है, चौपाई लिखा है, और दोहा में लिखा है, और कुंडलिया में लिखा है। तो सवैया तो है नहीं, चौपाई इसमें है नहीं, कुंडलिया इसमें है नहीं, तो बचा क्या आपका, दोहा। इसलिए आपको उत्तर मिल गया कि बिहारी सतसई में जो छंद सम्मिलित है वो कौन सा है, तो वो है आपका दोहा छंद। और आगे चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या है, पूछ रहा है कि नौका विहार कविता का संबंध किस नदी से है। ठीक, नदी का नाम पूछ रहा है। अब इसको जानने से पहले जरा हम समझ लें, नौका विहार जो कविता है वो सुमित्रानंदन पंत जी ने लिखा था। सुमित्रानंदन पंत जी का जन्म अगर हम जाने, अगर उनकी हम मृत्यु जाने, तो इस चीज़ को जानकारी आपको रखनी है। तो थोड़ा सा हम यहाँ पर पंत के बारे में अध्ययन करेंगे। पंत के बारे में अगर अध्ययन करेंगे तो इनका जो पूरा नाम था वो था सुमित्रानंदन पंत, जिसका संबंध किस काल से है, तो आधुनिक काल से है। अगर युग पूछा जाएगा तो इसका संबंध किस युग से है इनका, तो इनका संबंध छायावाद युग से है। छायावाद युग के कवि हैं ये, छायावाद युग के कवि हैं। ठीक है, और इन्हीं को कहा जाता है प्रकृति का सुकुमार कवि। प्रकृति का सुकुमार कवि कहा जाता है। और पंत जी की ये जो कविता है कौन सी, नौका विहार कविता, इसके बारे में जान लें। नौका विहार कविता जो है, इनकी एक रचना है गुंजन। ये प्रश्न पूछा जा सकता है मित्रों, गुंजन काव्य संग्रह से, गुंजन काव्य संग्रह से
गुंजन काव्य संग्रह से लिया गया है। ठीक है, यह प्रश्न याद होना चाहिए आपको। कभी कभी ये पूछ लेता है कि नौका विहार कविता पंत के किस काव्य संग्रह में संकलित है, तो वो गुंजन में। वैसे इनकी बहुत सारी रचनाएं हैं, वीणा है, ग्रंथि है, पल्लव है, गुंजन है, सिदंबरा है, अतिमा है, कला और बूढ़ा चांद है, शिल्पी है। बहुत इंपॉर्टेंट रचनाएं हैं सभी, इस चीज़ को आप लोग याद रखेंगे। ठीक है, और इसमें गुंजन काव्य संग्रह से ये जो है कविता ली गई है। और इसके बारे में और बता दूं मित्रों, जब पंत जी कहाँ आए थे, जब पंत जी क्या नाम है रायबरेली आए थे, तो रायबरेली के प्रतापगढ़ जिले में वहाँ पर एक काला काकड़ नामक स्थान है। क्या है वहाँ पर? काला काकड़। मित्रों ये मैं आपको बता दूं, इस चीज़ को आप लोग जरूर याद रखेंगे, काला काकड़ स्थान। ठीक है, ये परीक्षा में पूछा भी बहुत जाता है। काला काकड़ स्थान पर ही इन्होंने नौका विहार नामक कविता की रचना की थी, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ठीक है, और इसमें काला काकड़ स्थान बहुत फेमस है। और जब ये काला काकड़ आए थे तो ये गंगा नदी के किनारे, गंगा नदी इसमें कहीं ऑप्शन दिया होगा, इसमें घाघरा तो है नहीं, सरस्वती है नहीं, यमुना नहीं है, इसमें गंगा नदी। जब क्योंकि ये गंगा नदी में ही नाव लेकर के विहार करने के लिए निकले थे, तो रात्रि के प्रथम प्रहर में जब ये गंगा नदी से नौका लेकर के विहार करने के लिए निकले, तो वहाँ पर गंगा नदी की ही बात आती है। तो गंगा नदी यहाँ पर पूछा जा रहा है कि इसका संबंध किस नदी से है, तो मित्रों इसका उत्तर जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका गंगा नदी। तो इसमें मैंने बताया कि इसमें गंगा नदी सही है। बिहारी की रचनाओं का कौन सा छंद है, तो इसमें दोहा छंद है। बहादुर कहानी के लेखक कौन है, तो इसमें अमरकांत है। और छायावाद युग की कृति कौन सी है, तो इसमें कामायनी है। ठीक है, फिर नेक्स्ट हम बात करेंगे अगले प्रश्न की कि रीत काल के किस कवि ने वीर रस में रचना की है। वीर रस पूछा जा रहा है, इसको थोड़ा सा हम यहाँ पर लाल पेन से मार्कर से इसको हाईलाइट कर दें जिससे आपको स्पष्ट दिखाई दे, क्योंकि ये वाइट बोर्ड है और वाइट बोर्ड पर हमें लिख लिख करके समझाना पड़ रहा है, लेकिन मैं पूर्णतः आपको समझाने का प्रयास पूरा कर रहा हूँ। एक एक प्रश्न को आपको बहुत ही बारीकी से सुनना है, देखना है, और अगर आप ढंग से देख करके जाते हैं तो एक भी प्रश्न आपका इधर उधर नहीं फंसेगा। इसमें 6 प्रश्न जरूर लिखे हुए हैं, लेकिन 6 प्रश्नों में कई प्रश्न हमने कराने का प्रयास किया है। और आपको कहीं विद्या क्वेश्चन बैंक मास्टरमाइंड पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, केवल आप हमारे इस वीडियो को देख लेंगे तो आपका एक एक प्रश्न आपका सभी क्लियर हो जाएगा। और यही प्रश्न देख करके आपको जाना है और इसी में से बोर्ड परीक्षा में प्रश्न मिलेगा भी। ठीक है, अगला प्रश्न क्या है कि रीत काल के किस कवि ने वीर रस में रचना की है। तो वीर रस की कविता पूछ रहा है, तो इसमें हम जानेंगे कि कौन से ऐसे कवि हैं जो रीत काल में, तो वैसे तो श्रृंगार की प्रधानता थी मित्रों, मैं बता दूं रीत काल में किस रस की प्रधानता थी, तो श्रृंगार की प्रधानता थी। और श्रृंगार की प्रधानता थी, लेकिन रीत काल को श्रृंगार की धारा से वीर रस की ओर मोड़ने का कार्य किसने किया था, वो इसमें कौन से ऐसे कवि हैं, महाकवि भूषण। महाकवि भूषण एक ऐसे कवि हैं जो रीत काल के किस कवि ने वीर रस में रचना की है, तो यहाँ पर भूषण के बारे में। तो मैंने जवाब तो आपको दे दिया, लेकिन मैं थोड़ा सा इसके बारे में जानकारी देने का प्रयास करूंगा कि घनानंद, पद्माकर, बिहारी लाल और भूषण ये कौन है। तो थोड़ा सा मैं यहाँ पर चार्ट बना दे रहा हूँ, यहाँ पे रीतिकाल। ठीक है, और रीतिकाल को आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने क्या कहा जानते हैं, बताएं? उत्तर मध्यकाल। क्या कहा है? उत्तर मध्यकाल, इसी को ही कहा जाता है। तो मैं यहाँ पर थोड़ा सा शार्ट लिखूंगा क्योंकि वहाँ स्पेस नहीं है। उत्तर मध्यकाल, उत्तर मध्यकाल ही हमारा रीतिकाल है। क्या है? रीतिकाल है। अब यहाँ पर रीतिकाल के वर्गीकरण की बात करें तो रीतिकाल को 3 भागों में बांटा गया था। नंबर 1 कौन सा था? रीतिबद्ध काव्य धारा। दूसरा कौन सा था? रीति मुक्त काव्य धारा। ठीक है, और तीसरा क्या है आपका? रीति सिद्ध काव्य धारा। इस चीज़ को जरूर याद रखेंगे आप, रीति सिद्ध काव्य धारा। रीति सिद्ध काव्य धारा में कौन कौन से कवि आते हैं मैं यहाँ पर लिख दूँ। अभी मैंने जो आपको बिहारी पढ़ाया था, तो यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है कि बिहारी का संबंध रीत काल के किस काव्य धारा से है, तो बिहारी का संबंध रीत काल के रीति सिद्ध काव्य धारा से है। इसके अलावा इसमें एक कवि और आते हैं जिसका नाम है वृंद, और एक कवि और आते हैं जिसका नाम है नेवाज। लेकिन आपको पढ़ करके कौन जाना है? आपको पढ़ करके बिहारी लाल जी को जाना है, क्योंकि बहुत ही इम्पोर्टेंट कवि हैं। उसके बाद से ऋतु मुक्त में आपके आते हैं कौन? घनानंद जी आते हैं।
कौन आते हैं? घनानंद जी आते हैं। इसके अलावा इसमें कौन आते हैं? आलम, आलम आते हैं। बोधा जी भी आते हैं इसमें, बोधा जी भी आते हैं। इसके अलावा इसमें ठाकुर जी भी आते हैं, ठाकुर जी भी आते हैं। इसके अलावा इसमें कौन? द्विज देव जी आते हैं, द्विज देव। इन्हीं को हम मान सिंह के नाम से जानते हैं मित्रों। ये प्रश्न बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि मान सिंह को हम किस नाम से जानते हैं? तो द्विज देव। और रीत मुक्त काव्यधारा के यही एक अंतिम कवि हैं, इस चीज़ को जरूर याद रखेंगे। और इसमें जो अब घनानंद देख रहे हैं ना, घनानंद के बारे में बहुत प्रश्न आता है कि घनानंद किस काल के कवि हैं? तो रीत काल के। और घनानंद की एक प्रेयसी थी, हम लिखा बता दें यहाँ पर, घनानंद की प्रेयसी। तो घनानंद की प्रेयसी कौन थी? इनकी प्रेयसी का नाम मित्रों आपको याद रखना है, इनकी प्रेयसी का नाम था सुजान। ये पूछ लिया जाता है कभी कभी, इस चीज़ को याद रखेंगे। और घनानंद किसके दरबारी कवि थे? तो घनानंद जो थे वो दरबारी कवि मोहम्मद शाह रंगीले के दरबारी कवि थे। कौन थे? मोहम्मद शाह रंगीले के दरबारी कवि थे। ये बहुत पूछा जाता है मित्रों, इस चीज़ को याद रखेंगे, मोहम्मद शाह रंगीले के दरबारी कवि। ठीक, इस चीज़ को पॉइंट आप नोट कर लेंगे कि ये किसके दरबारी कवि थे। इसके नीचे हम अंडरलाइन कर लें, मोहम्मद शाह रंगीले के दरबारी कवि थे और सुजान इनकी प्रेयसी थी। और घनानंद के बारे में आप सभी को पता हो गया। और रीत काल के किस कवि ने वीर रस में रचना की है? तो अभी मैंने भूषण का नाम तो इसमें कहीं नहीं बताया, लेकिन मैं यहाँ पर भूषण का नाम लिखने का प्रयास करूँगा। भूषण ही एक ऐसे कवि हैं जो वीर रस में रचनाएँ लिखे थे। और भूषण की रचनाएँ जो अति फेमस हैं, आप लोगों ने शिवा बावनी का नाम सुना होगा, शिवराज भूषण का नाम सुना होगा, छत्रसाल दशक का नाम सुना होगा। ये इन्हीं की रचनाएं हैं। कभी कभी पूछ लिया जाता है शिवा बावनी के रचनाकार कौन है, शिवराज भूषण के रचनाकार कौन है, छत्रसाल दशक के रचनाकार कौन है। थोड़ा सा मैं मौखिक ही बोल रहा हूँ क्योंकि यहाँ पर लिख नहीं पा रहे हैं, जगह कम है, आपको अपनी उत्तर पुस्तिका में नोट करना है। तो भूषण जो है आपके किसके अंतर्गत आते हैं? रीतिबद्ध काव्यधारा में आते हैं। और एक बार और हम बता दें कि भूषण जो है ये राजा जय सिंह के दरबारी कवि थे कि क्या नाम है, महाराज छत्रसाल के दरबारी कवि थे कि शिवाजी के दरबारी कवि थे? तो ये शिवाजी के भी दरबार में रहे हैं और इसके साथ साथ महाराज छत्रसाल के भी दरबार में रहे हैं। जय सिंह का अगर संबंध अगर है तो बिहारी से है, ये नोट कर लेंगे आप। तो ये जो थे ये शिवाजी के भी दरबार में रहे हैं, शिवाजी के भी दरबारी कवि रहे हैं, शिवाजी के दरबारी कवि। ठीक है, इसके अलावा महाराज छत्रसाल क्या है? महाराज छत्रसाल के भी दरबारी कवि रहे हैं। इस पॉइंट को आप नोट कर लेंगे। ठीक है, यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ, कभी कभी प्रश्न आ जाता है तो इस चीज़ को आप लोग जो है नोट कर लेंगे। हम यहाँ पर स्टार बना दे रहे हैं, इसको नोट कर लेंगे आप। ठीक है, तो इसमें महाकवि भूषण भी आते हैं। इसके अलावा इसमें आपके चिंतामणि का भी नाम आता है। क्या नाम आता है इसमें? चिंतामणि का नाम आता है। इसके अलावा इसमें पद्माकर का भी नाम आता है। ठीक है, जिसमें एक यहाँ पर देखिए दिया हुआ है पद्माकर। तो रीत काल के किस कवि ने वीर रस में रचना की है? तो घनानंद तो है नहीं, पद्माकर जी है नहीं, और इसमें बिहारी लाल जी का तो संबंध रीत काल से था, लेकिन ये श्रृंगारिक प्रवृत्ति के कवि हैं, इसलिए ये भी नहीं होगा। उत्तर आपको मिल गया है क्या? महाकवि भूषण। ठीक है, और पद्माकर की एक रचना बहुत पूछी जाती है मित्रों, मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ पद्माकर की रचना। इनकी एक रचना है जगद विनोद। कौन सी रचना है? जगद विनोद। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और एक इनकी एक रचना है जगदाभरण, ये इंपॉर्टेंट इनकी रचना है। ठीक है, अब हम थोड़ा सा बात करते हैं कि रीत काल को श्रृंगार काल का नाम किसने दिया था। ठीक है, तो अब यहाँ पर मैंने रीति काल को समझाने का प्रयास किया है कि रीत काल को कितने भागों में बांटा गया है। तो रीत काल को 3 भागों में बांटा गया है। अब हम बात करते हैं कि नाम किसने दिया था। तो मैं थोड़ा सा इसको हटा दें, फिर हम आपको बताने का प्रयास करें। देखा जाए तो रीति काल, तो आप सभी लोग पता हो गया कि रीति काल को उत्तर मध्यकाल आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा था। और अगर हम बात करें किसने किसने क्या कहा था, तो एक श्रृंगार काल आता है। क्या आता है? श्रृंगार काल। और श्रृंगार काल की जो संज्ञा दी थी वो विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने दी थी। विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, ये
इन्होंने रीतिकाल को श्रृंगार काल कहा था। पूछ क्या रहा है, श्रृंगार काल किसने कहा था? तो उत्तर आपको मिल गया कौन सा? विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने। ये देखिए आपको उत्तर मिल गया, इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? थर्ड सही हो जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा हम रामचंद्र शुक्ल के बारे में मैंने बता ही दिया था, इसलिए ऑप्शन तो ये होगा नहीं। रमाशंकर शुक्ल रसाल ने क्या कहा था? तो रमाशंकर शुक्ल रसाल ने इनको कलाकाल कहा था। कलाकाल की संज्ञा रमाशंकर शुक्ल रसाल जी ने, रमाशंकर शुक्ल रसाल ने दिया है। ठीक है, ये पॉइंट आप नोट कर लेंगे। रमाशंकर शुक्ल रसाल ने इसको कलाकाल कहा था, इसलिए ये तो बिल्कुल होगा नहीं। एक लिखा है मिश्र बंधुओं की बात है, तो मिश्र बंधुओं के बारे में मैं बता दूं, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। मिश्र बंधुओं ने, तो मिश्र बंधुओं ने इसको जानते क्या कहा है? इसको कहा है अलंकृत काल। क्या कहा है? अलंकृत काल, अलंकृत काल की संज्ञा दी है। अब थोड़ा सा मिश्र बंधुओं में हम बता दें, इसमें कौन कौन से तीन भाई आते हैं। नंबर 1 आते हैं श्याम बिहारी मिश्र। दूसरे आते हैं गणेश बिहारी मिश्र। और तीसरे आते हैं सुखदेव बिहारी मिश्र। तो कभी कभी मित्रों ये प्रश्न बन जाता है कि निम्नलिखित में से कौन मिश्र बंधु कवि है, निम्नलिखित में से कौन मिश्र बंधु कवि नहीं है। तो आपको उत्तर तो प्राप्त हो गया, क्या? विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। लेकिन साथ साथ जो हमने ये एक्सप्लेन किया है, इसका जो व्याख्या दिया है, इस चीज़ को अवश्य पढ़ करके जाएंगे, क्योंकि इन्हीं से कई प्रश्न आपके छुपे हुए हैं। और 6 प्रश्न हमारे हो गए, और इन 6 प्रश्नों में कई प्रश्न छुपे हुए। आप लोग इसको भली भांति अपनी उत्तर पुस्तिका में नोट करेंगे। ठीक है, और नेक्स्ट जो भाग होगा, इसका जो 3 भाग मैंने अपलोड कर दिया है, चौथा भाग आज आपका जो है पढ़ाया है, एक 5वां भाग एक और अपलोड करेंगे। 5 भाग ही देख करके आप परीक्षा में अगर चले जाएंगे तो सारे के सारे प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, बस यहीं पर मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत।